ओके, तो चलो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2017 के अंदर पूछा गया है नीट के अंदर। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो हम लोग देखते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी हुई थी एंड इसमें क्या करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑप्शन एनटीए ने दिए थे, ये चारों में से कोई भी सही नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, ऑप्शन तो चलो ठीक है, सही नहीं दिए होंगे एनटीए ने, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, हर एक स्टेटमेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट में यहाँ पे आना एक कॉन्सेप्ट छुपी हुई है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो, ये वाला स्टेटमेंट जो है ना वो रोंग है। क्यों रोंग है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से समझना। देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना सेंटर ऑफ मास की एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे हम लोग पूरी की पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे एमजी एक्ट करता है। एंड अगर एमजी एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी तो आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी भी तो आ गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का वेट लगता है, एंड वेट के अंदर क्या आता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी आता है। एंड अगेन सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे पूरी बॉडी का मास हम कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। अब देखो, इसको इस एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये थोड़ी एक बड़ी बॉडी में ले लेता हूं यहाँ पे, एंड ये वाली हाइट है ना एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच, ठीक है। ये हमारे पास में एक बॉडी है। तो क्या मैं इस बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे ये मिड पॉइंट, तो देखो सेंटर ऑफ मास जो होता है ना वो सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, मतलब जहां पे हम लोग पूरी की पूरी बॉडी का क्या मान सके, मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सके। तो यहाँ पे ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। अब बात आती है जी की, किसकी, जी। अब मान लेते हैं कि ये आप लोगों को यहाँ पे जितना भी स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे की तरफ जी की वैल्यू है, एंड जी यहाँ पे यूनिफॉर्म है। जी यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है। जी यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ऊपर वाली बॉडी का जितना वेट है, ऊपर वाली बॉडी का जैसे पूरा मास अगर m है, तो ऊपर वाली बॉडी का जितना वेट है उतना ही नीचे वाली बॉडी का वेट होगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, एंड यही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। यही पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब जी हमारा यूनिफॉर्म होता है, उस केस में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। अब ध्यान से समझना। अब सेकंड केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जी जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। जी क्या हो रहा है, इंक्रीज। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जी की वैल्यू मैं G1 मान लेता हूं, यहाँ पे जी की वैल्यू क्या मान लेता हूं, G2। तो बेसिकली ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे जी बढ़ रहा है, इसका मतलब G2 वो ग्रेटर देन क्या है, G1। तो नीचे की तरफ वेट ज्यादा होगा ना, क्योंकि नीचे वाला जो ये हमारा ये m/2 मास है, एंड ये भी m/2 मास है। तो हम लोग जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जी की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वाला वेट ज्यादा होगा एंड ये वाला वेट कम होगा। तो उस केस में क्या होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इस सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट से नीचे की तरफ यहां पे कहीं पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। अब उसका दूसरा केस भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे मान लो नीचे की तरफ अगर आ रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जी की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब कि नीचे वाला जो ऊपर वाली बॉडी है ना, यहां पे इस केस में यहां पे जी की वैल्यू ज्यादा है एंड यहां पे जी की वैल्यू कम है। तो उस केस में क्या होगा कि ऊपर वाली जो बॉडी है उसका वेट ज्यादा होगा, नीचे वाली बॉडी का वेट क्या होगा, कम होगा। मतलब नीचे वाला जो हाफ पार्ट है उसका वेट क्या होगा, कम। उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो सेंटर, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। बिकॉज ये केवल तभी हो सकता है जब जी क्या हो, जब जी क्या हो, यूनिफॉर्म हो। आई होप आप लोगों को ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। अब देखो, ये वाला स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं। तो देखो, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पे हम लोग पूरी की पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे हम लोग पूरी की पूरी बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं। अब ये दोनों पॉइंट किस तरीके से डिफरेंट होते हैं, ये मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन 1 के अंदर आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब देखो, सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, उसको जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी से कोई मतलब ही नहीं है सेंटर ऑफ मास को। सेंटर ऑफ मास को ग्रेविटी से मतलब नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ग्रेविटी से मतलब है।
तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट केवल तभी सही हो सकता है जब सेंटर जी क्या हो, यूनिफॉर्म। क्योंकि जब जी यूनिफॉर्म होगा तब सेंटर ऑफ मास पे ही क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। उस केस में ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग। अगर यहां पे सेंटर ऑफ मास की जगह पे यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता ना, तो ये वाला स्टेटमेंट सही होता, अदरवाइज ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। फिर उसके बाद में हमारे पास में है थर्ड, ए कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस द ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इन ए बॉडी। तो हमारे पास में ये एक बॉडी मान लेते हैं, ठीक है। अब कपल का आप लोगों को पता होगा, ये एक बॉडी मान लेते हैं। कपल का मतलब होता है कि दो फोर्स यहां पे एक्ट कर रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इनको कपल बोलते हैं बेसिकली। अब ध्यान से देखो, ये दोनों जो फोर्स यहां पे लग रहे हैं, इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है ना, क्योंकि इस वाले डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F, ये फोर्स इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहां पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, ये बात सही है, लेकिन क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम है? ध्यान से देखो, अगर यहां पे आप एक पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट एक कंसीडर कर लो, ओ पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स यहां पे कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंड इस वाले पॉइंट ओ के अबाउट ये वाला फोर्स भी कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो अब यहां पे इस वाले फोर्स, दोनों फोर्स की वजह से यहां पे जो टॉर्क आ रहा है इस बॉडी के अंदर, ये दोनों फोर्स की वजह से ये वाला जो टॉर्क आ रहा है ना, ये कैसा है, क्लॉकवाइज। तो यहां पे नेट टॉर्क जो है ना, वो नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो। इस केस में यहां पे ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये वाला स्टेटमेंट, ए कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, नहीं, ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करती है लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं करती है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मेरे को इस क्वेश्चन करने को में बहुत मजा आया, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग फोर्थ ऑप्शन समझते हैं, एंड ये भी एक बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन मींस दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट ए लार्जर लोड। तो सबसे पहले तो मैकेनिकल एडवांटेज का आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा है, इसका मतलब लोड ग्रेटर देन क्या है, एफर्ट। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि हमें ज्यादा लोड उठाने के लिए कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तभी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एक से ज्यादा होता है। तो अगर हमें ज्यादा लोड उठाना है एंड मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ज्यादा लोड उठाने के लिए एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो इन चारों में से हमारे 3 स्टेटमेंट 1 2 3 रॉन्ग है, एंड केवल फोर्थ स्टेटमेंट यहां पे क्या है, सही। तो हमारे ऑप्शंस के हिसाब से ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो यहां पे ये है ना, एक तरीके से बोनस क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करने में बहुत मजा आया होगा, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये इस क्वेश्चन को करना हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं थी।